Hello students, today we'll be discussing the classical theory of interest. This topic is covered under the subject business economics for the students of BCom 4th semester. In the last class I told you the basic concept of interest and the various types of interest, and today I'll be starting up with the classical theory of interest. So basically this theory is also known as the demand and supply theory. इस theory को demand and supply theory भी कहा जाता है. और ये theory किसने propound की थी? मार्शल एंड फिगर ने propound की थी, and later on पीगू, कासल एंड नाइट एंड टॉसिंग ने भी इस थ्योरी को और मॉडिफाई किया था. व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? दिस थ्योरी सेज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन कैसे होता है. हाउ डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीन डिटर्मिन्ड? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल. तो जहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, जो पॉइंट होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करता है. इस थ्योरी को रियल थ्योरी भी कहा गया है. क्यों कहा गया है? बिकॉज ये कई सारे रियल फैक्टर्स को लेती है इंटरेस्ट के डिटर्मिनेशन के लिए. कौन कौन से रियल फैक्टर्स? लाइक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. Therefore, the classical economics maintain that interest is the price paid for the supply of savings. Next, डिमांड फॉर कैपिटल. इसको इन्वेस्टमेंट शेड्यूल भी कहते हैं. डिमांड फॉर कैपिटल, कैपिटल की डिमांड कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स डिमांड फॉर दी कैपिटल. नाउ डिमांड फॉर कैपिटल इज बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी. जब भी हम लोग कैपिटल यानी एंटरप्रेन्योर्स जब भी कैपिटल की डिमांड करते हैं, तो वाई डू द डिमांड फॉर द कैपिटल? बिकॉज कैपिटल जो है, कैपिटल से वो प्रोडक्टिविटी जो है उनको करने में मदद मिलती है. एंड डिमांड कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस. अगर हम लोग कैपिटल की डिमांड करते हैं तो दो चीज़ों के लिए हम लोग कर सकते हैं डिमांड कैपिटल की. एक तो कंजम्पशन पर्पस और दूसरा प्रोडक्टिव पर्पस. बट बेसिकली वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर जब भी डिमांड करते हैं कैपिटल की, तो हमेशा प्रोडक्टिविटी के लिए करते हैं, यानी प्रोडक्शन करने के लिए ही डिमांड करते हैं कैपिटल की. ठीक है. Now, marginal productivity of capital goes on decreasing because of the operational flaw or variable proportions. होता क्या है कि जब भी हम लोग कैपिटल, अब ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि कितना जो है एंटरप्रेन्योर कैपिटल की डिमांड करता रहेगा. देयर शुड बी अ लिमिट टू एंड, बिकॉज जितना आप डिमांड करेंगे कैपिटल की, उतना ही आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप कैपिटल ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ कैपिटल, तो एज अ रिवॉर्ड यू हैव टू गिव पे इंटरेस्ट ऑन इट. तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मच अ कैपिटल विल बी डिमांडेड बाय द एंटरप्रेन्योर. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर कैपिटल कैन बी रेज टू अ पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बिकम्स इक्वल टू द इंटरेस्ट पेड ऑन इट. ठीक है. जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल उस इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, जितना यानी हमें कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट पे करना है वो, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की जो है वो दोनों जहाँ पे बराबर हो जाएंगी, उसके बाद से फिर एंटरप्रेन्योर कैपिटल को रेज नहीं करेगा, कैपिटल की डिमांड नहीं करेगा. ठीक है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल गोज ऑन डिक्रीजिंग. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कि किसी भी चीज़ की भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें हम लोग, चाहे लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात क्यों ना कर लें, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ठीक है. तो एक प्रोड्यूसर कैपिटल को तभी तक डिमांड करता है जब उसको ये फील होता है कि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और इंटरेस्ट जो है बराबर हो गया. ठीक है. An entrepreneur employs capital to the point where rate of interest is equal to the productivity of capital, that is the marginal productivity of capital. अब यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और डिमांड फॉर कैपिटल में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है. यानी अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप कम कैपिटल की डिमांड करेंगे, और अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो यू विल डिमांड फॉर मोर ऑफ द capital. So higher the rate of interest, lower will be the demand for capital, and lower the rate of interest, so higher will be the demand for capital. तो यहाँ पे rate of interest और demand for capital के बीच में क्या है? inverse relationship है. ओके. अब ये देखिए डायग्राम है. ये डायग्राम बता रहा है यहाँ पे x एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है एंड y एक्सिस पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो हम कितना कैपिटल डिमांड कर रहे थे? 1000 करोड़. ठीक. और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, 10% हो गया, तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं?
500 करोड़। यानी जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, डिमांड फॉर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर कैपिटल एंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ऑल्सो। देखिए जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, 10% से 5% हो गया। देखिए इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है बढ़ती चली गई, 500 करोड़ से 1000 करोड़ हो गई। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देखिए 5 से ऊपर 10% हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड है वो भी कम हो रहा है। डिमांड फॉर कैपिटल जो है दैट इज ऑल्सो लेस। 1000 करोड़ से कितनी हो गई? 500 करोड़। तो हियर यू कैन सी दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट, that is the demand for capital, and the rate of interest. Okay, next we'll study the supply of capital. इसको सेविंग शेड्यूल भी कहते हैं। क्यों सेविंग शेड्यूल कहते हैं? बिकॉज जो भी सेविंग्स होती हैं इकोनॉमी में वही कैपिटल की सप्लाई करते हैं, उसी से कैपिटल की सप्लाई होती है। सो द सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन दी सेविंग्स इन द सोसाइटी। ठीक है, सेविंग्स कहाँ कहाँ से हमको मिल सकती है? इंडिविजुअल्स, जैसे वी आर इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, सेविंग्स आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है, सेविंग्स कई सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। जैसे इनकम, अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका सेविंग ज़्यादा रहेगा। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका बहुत हाई नहीं है, मतलब लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कोई अगर सर्वाइव कर ले रहा है तो वो भी सेव कर पाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सेविंग को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप है? देखिए आप जितना सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब आप उस कैपिटल को सप्लाई करेंगे, तो अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तभी आप कैपिटल की सप्लाई करेंगे। अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो आप नहीं सप्लाई करेंगे, राइट? सो दैट इज वाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये देखिए यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। सप्लाई का 5% था पहले, यानी आपको 5% मिल रहा था, तो आप 400 कैपिटल ही सिर्फ 400 करोड़ से सिर्फ सप्लाई कर रहे थे। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब आपको 10% मिलेगा तो आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस पे हम लोग सेविंग्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में भी देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कम होता जा रहा है, आपकी सेविंग्स भी यानी सप्लाई ऑफ कैपिटल भी आपकी कम हो रही है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बढ़ता चला जा रहा है, आपकी सप्लाई ऑफ कैपिटल भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये देखिए एक ये क्या है? दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग्स। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिटरमिन कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट पॉइंट इज नोन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ देखिए डिमांड फॉर कैपिटल दैट इज इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ कैपिटल दैट इज सेविंग्स, कहाँ पे बराबर हो रहा है? यहाँ देखिए हम लोग 700 डिमांड भी कर रहे हैं और 700 सप्लाई भी हो रही है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा? फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिटरमिन कर लिया 8%। ठीक है, इसको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। ये डिमांड है आपका, डिमांड ऑफ कैपिटल, डिमांड फॉर कैपिटल, दिस इज सप्लाई ऑफ कैपिटल, इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट ई, यही आपका 8% है। ठीक है, 8% पे आप कितना सब आपका जो है ये 700 है। ठीक है, ओके, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ आप वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। ठीक, अब देखिए इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजेस टू 10%, अब देखिए यहाँ पे आपने 8% आपने डिटरमिन कर लिया। अब ये इंटरेस्ट रेट अगर 10% होता है तो क्या होता है? 10% पे आपकी सप्लाई ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ कैपिटल है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट से, यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपकी डिमांड कम है तो ये आपकी एक्सेस सप्लाई हो गई। ठीक है, एक्सेस सप्लाई जब हो जाती है तो दिस विल लीड टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ऑन दी अदर हैंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, 8 से 6% हो जाता है, गिर जाता है। अब यहाँ सप्लाई और इसका जो है सप्लाई ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमारा जो है कम सप्लाई करेंगे तो सप्लाई देखिए इतनी ही हो रही है, और डिमांड फॉर कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट, ये जो स्पेस आ रही है बीच में इतनी, अब ये एक्सेस इन्वेस्टमेंट है। अब इस एक्सेस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा
कि it will push up the rate of interest to restore at an equilibrium rate, that is 8%. Therefore, rate of interest is in equilibrium only at the point where the demand for capital and supply of capital is equal. ठीक है. Next, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है. द थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज. फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट the theory assumes that savings and investments are bought in equilibrium through the rate of interest, but in actual practice we see that it is not the rate of interest but it is the level of income which brings equilibrium between savings and investment. इस थ्योरी में हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट का जो डिटर्मिनेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिटर्मिनेशन है, दैट इज डन थ्रू द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर हम लोग रियल प्रैक्टिस की बात करें तो इनकम से ही हम लोग की सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो डिटर्मिन होती है. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस थ्योरी. Then this theory ignores the effect of investment on income level. Classical economists have assumed that level of income remains constant. इस थ्योरी में इनकम को कांस्टेंट कंसिडर किया गया है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है. देयर आर चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड दैट अफेक्ट्स द लेवल ऑफ इनकम एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इसका ये है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन. जो अजम्पशन है वो बहुत रियलिस्टिक नहीं है. अनरियलिस्टिक अजम्पशंस क्या क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, supply creates its own demand, and such assumptions are not found in the real world. ये assumptions real world में नहीं मिलेंगे. Next is savings are not only based on current income but they are also generated from dishoarding, bank credit and disinvestment, and these elements have not been discussed by the theory. तो सेविंग्स हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंटली हम जितनी इनकम कमा रहे हैं उसी से हम सेविंग करते हैं, बल्कि हम पास्ट में भी जो सेव किए रहते हैं वो भी तो हमारी सेविंग होती है. इनफैक्ट दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट सेविंग. ठीक है. तो उन सेविंग्स के बारे में यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया है. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू सो मच.